नमस्कार, मेरा नाम अनुभव गर्ग है और आज मैं आपको बताऊंगा कैसे एक सही काउंसलर का चुनाव किया जाए इस नीट पीजी की काउंसलिंग में एक सही कॉलेज हासिल करने के लिए। कैसे आप इस नीट पीजी की काउंसलिंग के कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को बहुत इजी बना सकते हैं एक सही काउंसलर के चुनाव मात्र से। तो आज हम बताने वाले हैं कैसे आपको एक सही काउंसलर का चुनाव करना है इस नीट पीजी की काउंसलिंग में। सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि जिस काउंसलर को या मेंटर को आप चूज कर रहे हैं, उनकी मार्केट रेपुटेशन क्या है, उनके मार्केट रिव्यू कैसे हैं, वो लोग जो काम कर रहे हैं, जो इस फील्ड में है, उनका एक्सपीरियंस कितना है, उनकी नॉलेज का बेस कितना मजबूत है। ये सारी इंफॉर्मेशन के बाद आपको उनके मार्केट रिव्यू चेक करने हैं, उनका मार्केट सेटिस्फेक्शन किस लेवल का है, उनका सक्सेस रेशो कैसा है, जितने लोगों ने उनसे काउंसलिंग ली है उनमें से उनका फीडबैक क्या है, उनका रिव्यू किस तरह का है। तो ये सारी चीज़ों को देखने के बाद आपने अपने प्रोफाइल की जानकारी उन्हें देनी है कि सर मेरी ये रैंक आई है। आप अपनी रैंक उन्हें बताइए, आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, कहाँ से आपने अपनी एमबीबीएस की है, किस कैटेगरी से या कास्ट सिस्टम से आप आते हैं, वो सारी चीज़ें उन्हें बताइए। और उन्हें ये भी बताइए कि आप सेंट्रल लिस्ट के अकॉर्डिंग रिजर्वेशन के एलिजिबल हैं कि नहीं। ये सब बताने के बाद अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक कैटेगरी या माइनॉरिटी है, जैसे एनआरआई कोटा या कोई इस रिलीजियस या लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है, तो ये भी उन्हें बता के चलिए। उसके बाद वो आपके पूरे प्रोफाइल को एनालाइज करके आपको एक बेसिक एलिजिबिलिटी बताएंगे कि भाई बेस्ड ऑन योर रैंक, योर डोमिसाइल, योर यूजी पासिंग स्टेट और योर कैटेगरी, आपकी ये एक एलिजिबिलिटी बनती है पूरे देश भर में। आप स्टेट कोटा के तहत यहाँ एलिजिबल हैं और ऑल इंडिया कोटा के तहत यहाँ एलिजिबल हैं और ओपन स्टेट के तहत कहाँ कहाँ एलिजिबल है। तो वो एक पूरा आपको एक बेसिक एलिजिबिलिटी रिपोर्ट आपको दे देंगे जो बिल्कुल फ्री होती है, उसमें कोई चार्जेस ऐसे नहीं होते। आप उनसे अपनी एक एलिजिबिलिटी रिपोर्ट लीजिए कि सर मैं एलिजिबल कहाँ कहाँ हूँ, मेरा स्कोप कहाँ कहाँ है, मैं अप्लाई कहाँ कहाँ कर सकता हूँ। ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेने के बाद आप उनसे आइडिया लीजिए कि सर मेरा जो एडमिशन के जो चांसेस हैं बेस्ड ऑन माय प्रेफरेंस कि मैं किस ब्रांच में, ये डिपेंड करेगा आपके इंटरेस्ट के ऊपर कि आपकी किस ब्रांच में आपका इंटरेस्ट है। अपने ब्रांच प्रेफरेंस उनके साथ शेयर कीजिए कि सर मेरी प्रायोरिटी जो है वो इस तरह से रहेगी, मैं एमडी को प्रेफरेंस दूंगा कि डीएनबी को प्रेफरेंस दूंगा। ये सब चीज़ें उनके साथ शेयर कीजिए, आपकी जो भी प्रेफरेंसेज हैं। उसके बाद अपना बैकग्राउंड उनसे शेयर कीजिए कि सर मेरे घर में कोई भी डॉक्टर है कि नहीं है, ठीक है, या फिर मेरे यहाँ पर मेरा जो मतलब बैकग्राउंड है वो मेडिको है या नॉन मेडिको है। आप अगर आप फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर हैं तो ये उन्हें बताइए, ठीक है। इसके बाद आप उनके साथ ये पूछिए, मतलब आपने अपना कल्चरल बैकग्राउंड भी उनके साथ शेयर करना है कि सर मेरी जो पृष्ठभूमि है, मैं नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करता हूँ, हिंदी भाषी स्टेट से बिलोंग करता हूँ। और इसके साथ साथ मैं मतलब उसको उनको सब चीज़ें बताइए, अपने जो भी आपका है ना, आपका जो बैकग्राउंड है ये इन्फॉर्मेशन उन्हें दीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपके लिए एक सही कॉलेज का चुनाव करने के लिए कि आप कौन कौन सी भाषाएं जानते हैं, किस किस भाषा में आप कंफर्टेबल हैं। और इसके अलावा आपकी प्रेफरेंसेस किस ऑर्डर में रहेंगी कि आप जो भी चूज़ करना चाह रहे हैं, कौन कौन सी ब्रांचेज हैं जो आपके लिए बेहतर हैं। और अगर आप फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर हैं तो ये भी उनसे उनसे सजेशन भी लीजिए कि सर अगर मैं फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर हूं तो मेरे लिए क्या बेस्ट है। या फिर आप किसी मेडिकल डॉक्टर से भी ये सजेशन ले सकते हैं। अगर आप फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर हैं तो ब्रांच का चुनाव बहुत सोच समझ के कीजिएगा। अब बात करते हैं इसके बाद की प्रोसेस की। आप उनसे आइडिया लीजिए, जब आपने अपनी ये सारी चीज़ें उन्हें बता दी, अब आप उनसे आइडिया लीजिए कि सर मेरे एडमिशन के चांसेस कहाँ बनेंगे। हालांकि एक बात सच है कि जो भी पॉसिबिलिटी होती हैं बड़ी डायनामिक होती हैं। ऐसा कभी नहीं होता जो पिछले साल हुआ वो इस साल हो। बट एक आइडिया लेने के लिए ये पिछले साल का स्टैट्स काफ़ी होता है कि भाई जो पिछले साल गया तो उससे 10% ऊपर या नीचे जाएगा, जो भी स्कोर या कट ऑफ है वो इसके आसपास ही रहेगी। एक आइडिया लेने के बाद आप फिर अगर आपको उनके जो जिस पेज पर आप हैं आपके साथ उनकी वो चीज़ें मैच करती हैं तो आप उनके साथ आगे बढ़िए। अगर आपको लगता है कि ये चीज़ें जो उनके साथ हमारी मतलब जो भी आपको उन्होंने चीज़ें बताई हैं, जो स्ट्रेटजी उन्होंने बनाई है आपके सभी इनपुट के आधार पर कि आपकी रैंक, कैटेगरी, आपका यूजी पासिंग स्टेट, आपकी एलिजिबिलिटी, इन सब के आधार पे फिर आपकी प्रेफरेंसेस, आपके बजट और आपके कल्चरल और डेमोग्राफिक बैकग्राउंड के आधार पे जो उन्होंने आपकी स्ट्रेटजी बनाई है, अगर उस स्ट्रेटजी के ओवरव्यू के साथ आप लोग मैच करते हैं कि आपका और उनका ओवरव्यू फिट बैठता है, मैच बैठता है, तो आप उनके साथ आगे बढ़िए।
अब इसमें उनके साथ ये भी जानिए कि स्कोप क्या रहेगा, मतलब आपके और उनके बीच में जो भी काउंसलिंग का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है या जो भी काउंसलिंग की इंफॉर्मेशन का आप उनकी सर्विसेज ले रहे हैं, उसमें उनका स्कोप क्या रहेगा, किस किस तरह की सर्विसेज वो आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। क्या वो सिर्फ चॉइस फिलिंग में ही आपकी हेल्प करेंगे या वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में भी आपकी हेल्प करेंगे, क्या वो आपके लिए सभी स्टेट्स को साइमल्टेनियसली मॉनिटर करेंगे या वो किसी स्पेसिफिक स्टेट के साथ रह जाएंगे, क्या वो आपके लिए एक स्टैंडर्ड प्रोग्राम दे रहे हैं या आपके लिए कस्टमाइज और पर्सनलाइज प्रोग्राम दे रहे हैं। कई बार ऐसा देखा गया है, कैंडिडेट यूट्यूब या किसी भी इन्फ्लुएंस में आके काउंसलर तो हायर कर लेते हैं कि इनकी रेपुटेशन अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, बट वो स्कोप तय नहीं करते और फिर मिड में ऐसा होता है कि उनको उनको बड़ा लिमिटेड स्टैंडर्ड ऑप्शंस के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। काउंसलर्स को वो फ़ोन करते हैं, जवाब नहीं आते, और कभी जवाब आते हैं तो बहुत स्टैंडर्ड लिस्ट के साथ आते हैं। उन्हें चॉइस फिलिंग की एक स्टैंडर्ड लिस्ट भेज दी जाती है कि आप इसके अकॉर्डिंगली अपनी चॉइस फिलिंग कर लीजिए। अगर उनको मिड काउंसलिंग किसी तरह का कोई डिलेमा या कोई कंफ्यूजन रहता है तो उसको क्लियर होने में 2 से 3 दिन तक का समय लग जाता है, क्योंकि जवाब ही नहीं आता, काउंसलर्स बहुत बिजी होते हैं। तो ये सब बातें आपको तय करके चलनी है कि सर अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो उसमें मेरे को जवाब कितनी देर में मिलेगा, मुझे अगर आपकी कोई भी मिड काउंसलिंग हेल्प चाहिए, ठीक है, तो आप मुझे कितना प्रॉम्प्टली आप मुझे रिस्पॉन्स कर पाएंगे। ये बहुत ज़रूरी है इस काउंसलिंग प्रोसेस में, क्योंकि काउंसलिंग प्रोसेस में प्रॉम्प्ट डिसीजन ही आपको एक बेहतर सीट दिला सकते हैं। अगर आपने सही समय पे सही डिसीजन नहीं लिया तो हो सकता है जो सीट आप डिजर्व करते हैं उससे कहीं चूक जाए। तो ये सब इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिनको आपने ध्यान में रखना है एक सही काउंसलर का चुनाव करते समय। और इसके बाद ये सब चीज़ें होने के बाद आप जब अपनी स्ट्रेटजी उनसे डिफाइन करा के एक बार आप उनसे बात कर लेंगे कि भाई आपकी जो भी बेस्ड ऑन योर क्राइटेरिया, बेस्ड ऑन योर एलिजिबिलिटी, बेस्ड ऑन योर प्रोफाइल, जो जो आपकी स्ट्रेटजी हैं वो आपको 2 या 3 तरह की स्ट्रेटजी बताएंगे कि हम एक ये स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकते हैं, दूसरा हम ये स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकते हैं, तीसरा हम ये स्ट्रेटजी को। तो आप अगर उनकी स्ट्रेटजी के पेज पर मैच होते हैं कि भाई आपका स्ट्रेटजी का जो उन्होंने आपको स्ट्रेटजी आपके साथ डिस्कस करी हैं, अगर वो आपको सूट करती हैं तो आप उनके साथ काउंसलिंग प्रोसेस में आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपको वो सूट नहीं करती हैं तो आप किसी और काउंसलर के साथ ये चीज़ें डिस्कस सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको उनके साथ जो वो स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर कर रहे हैं उस पर डिस्कशन करना है कि भाई क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या ऑप्शंस बन सकते हैं। मेरी एक सलाह और रहेगी, आप स्ट्रेटजी 2 या 3 काउंसलर की ओपिनियन के साथ लें। कई बार क्या होता है, सेकंड ओपिनियन बहुत ज़रूरी होती है। कई बार कुछ काउंसलर किसी पर्टिकुलर माइंडसेट के साथ चल रहे होते हैं, कुछ काउंसलर का कुछ और पर्टिकुलर माइंडसेट होता है। तो स्ट्रेटजी के लिए आप 2 से 3 काउंसलर की सेकंड ओपिनियन जरूर लेकर चलें, सो दैट कि आपको एक पूरा एक ब्रॉड माइंडसेट मिल जाएगा कि भाई ये काउंसलर किस डायरेक्शन में जा रहा है, दूसरा काउंसलर किस डायरेक्शन में जा रहा है, फिर आप चूज कीजिए कि आपके लिए बेस्ट वे क्या है और इसमें आपको बचना किससे है। कई दफ़ा जो आपको ये जो कम बजट, अंडर बजट की कोटेशन के साथ एडमिशन की लुक्रेटिव ऑफर आते हैं ना, ये बड़े खतरनाक है। ये लुक्रेटिव ऑफर, देखो कोई भी कारण नहीं है किसी के पास कि कोई आपको सस्ते में सीट दे। अरे भाई, आज की डेट में अगर किसी कॉलेज की फीस ही 1.5 करोड़ बन रही है तो वो 1.20 में या 1.25 में आपको सीट कैसे दे देगा? रिश्तेदार तो लग नहीं रहा वो आपका, और आपका तो छोड़ो, उस कंसल्टेंट या काउंसलर का भी वो रिश्तेदार नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में इन सब फेक क्लेम से बचना है। जो लोग आपको डिस्काउंट, अंडर बजट या किसी ऐसे कॉलेज का ऑप्शन दे रहे हैं जहां पर वो रैंक जाती ही नहीं है, सपोज कोई ऑप्शन आपको दे रहा है कि सर आपका एडमिशन कर्नाटका में गवर्नमेंट सीट पे करा देंगे या नॉर्मल सीट जो मेरिट सीट होती है उस पे करा देंगे, तो इन सबसे बचना है। अरे भाई, गवर्नमेंट और मेरिट सीट तो रैंक से मिलती है, उसमें किसी भी थर्ड पार्टी का कोई रोल ही नहीं है। और अगर कोई मैनेजमेंट सीट को बोलता है, हाँ मैनेजमेंट सीट बहुत पीछे तक जाती है, बट बहुत मतलब ऐसा नहीं है कि वो 0% पे चली जाती है, उसकी भी एक एंड्योरेंस लिमिट है कि भाई वो भी यहाँ तक जाती है। तो वहां तक का आप आइडिया लीजिए, काउंसलर से काउंसलिंग लीजिए। एडमिशन यूनिवर्सिटी देने के लिए बैठी है, अथॉरिटी देने के लिए बैठी है, और वो एक प्रोसेस को फॉलो करके आपको एडमिशन देगी। कोई भी जेब से निकाल के आपको एडमिशन नहीं दे सकता, ना काउंसलर आपको जेब से निकाल के एडमिशन दे सकता है, ना कॉलेज। दे ऑल हैव टू फॉलो अ प्रोसेस, द काउंसलिंग प्रोसेस, जिसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, डूज एंड डोंट्स हैं, जिसमें काउंसलर आपकी हेल्प करते हैं। बस यहां एक काउंसलर का रोल है, ठीक है। अगर आप ये सोचेंगे कि एडमिशन काउंसलर जेब से निकाल के दे देगा तो वो संभव ही नहीं है।
तो ये मैंने आपको एक काउंसलर का मोटे तौर पर एक स्कोप बता दिया है कि काउंसलर का क्या रोल है, क्या काम है, किस तरह से काउंसलर काम करता है, क्या उसकी स्कोप ऑफ वर्क होने वाला है, क्या स्ट्रेटजी वो फॉलो करने वाले हैं। ये सब चीज़ें अपने काउंसलर से जाने, उसके बाद डिसीजन लें। और एक और चीज़ देखिए, ये नीट पीजी की जो प्रोसेस है ये बड़ी कॉम्प्लेक्स है। कई दफ़ा प्रोसेस में कई ऐसे पॉइंट आते हैं जहां पर आप फंस जाते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पर बताता हूं। सपोज यू आर गोइंग फॉर कर्नाटका स्टेट काउंसलिंग, और कर्नाटका में कुछ चॉइस ऑप्शन के साथ काउंसलिंग होती है। सपोज आपने फर्स्ट राउंड में वहां अप्लाई किया, वो आपको फिजिकली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाएंगे। आपने जाके वहां डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराए, आपको फर्स्ट राउंड में कोई अलॉटमेंट नहीं आया सपोजिटली। अब सेकंड राउंड में भी वो आपको बुलाएंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं, डॉक्यूमेंट सबमिशन के लिए। अब अगर आपके डॉक्यूमेंट वहां सबमिट हो गए और किसी और स्टेट ने आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ही बुला लिया या फिर सबमिशन के लिए बुला लिया, तो आप स्टक हो गए। ऐसे में आपका काउंसलर आपको ये सजेस्ट करेगा कि देखो भाई, यहाँ आपके चांस अगर बेहतर हैं तो यहाँ डॉक्यूमेंट फंसाने सही हैं, या फिर यहाँ आपके चांस अगर बेहतर नहीं है तो यहाँ डॉक्यूमेंट फंसाने सही नहीं है। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो किसी पोर्टल से नहीं मिलेंगे, वो किसी जस्ट अ मेंटर की एडवाइस से नहीं मिलेंगे, किसी सीनियर ने बता दिया कि हाँ यार वहाँ ऐसा होता है। ये आपको मिलेगा एक एक्सपर्ट काउंसलर की उससे हेल्प से, जो आपके पूरे प्रोफाइल को स्क्रूटनाइज कर रहा होगा, एनालाइज कर रहा होगा, और उसके आधार पर आपको इस साल के ट्रेंड को कोरिलेट करके आपको बताएगा कि भाई यहाँ पर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना वर्थ है या यहाँ पर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना वर्थ नहीं है। ये सारे पॉइंट्स को आपने ध्यान में रख के काउंसलिंग करनी है। तो मुझे लगता है आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी, और ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए आप हमें सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं ऐसी ही और इंफॉर्मेशन लेके आपके साथ जुड़ा रहूंगा। तो आज के लिए नमस्कार।